हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एनिमे एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे गाची आकुता के एपिसोड नंबर 10 को। इसके पिछले एपिसोड्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। अब तक हमने देखा कि एंजिन और बाकी लोग सिटी ऑफ ग्राफिटी में जाते हैं, यहाँ के स्पेलकास्टर गॉब से अपने लिए तालिस्मान बनवाने। पर इन्हें पता चलता है कि गॉब की तो पॉल्यूशन से मौत हो गई है और अब उसकी जगह रेमलिन स्पेलकास्टर बन गई है। उसे गॉब का इंस्ट्रूमेंट यानी पेंट ब्रश दिया जाता है, जिससे गॉब की पावर अब रेमलिन में आ गई। रेमलिन अब रूडो के चेहरे पर क्लाउन वाला मेकअप कर उस पे हंसने लगती है। एंजिन कहता है कि ये तो बिल्कुल गॉब जैसी है। वो मेयर से पूछता है कि अब तक कितने लोग स्पेलकास्टर बन चुके हैं, तो मेयर बताता है कि रेमलिन को मिलाकर अब तक 6 स्पेलकास्टर रह चुके हैं। रेमलिन बोलती है कि उसने एक चीज नोटिस की है कि अगर वो किसी की मर्जी के खिलाफ उस पर पेंट करती है तो उसकी पावर काम नहीं करती, यानी उसे सामने वाले से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, तब जाकर वो उस पर अपना कोई स्पेल कास्ट कर सकती है। एंजिन बोलता है कि गॉब के साथ भी ऐसा ही होता था, क्या सभी स्पेलकास्टर को सेम पावर मिलती है? मेयर बताता है कि पावर तो सबकी सेम होती है, बस यूज करने का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है। रेमलिन कहती है कि हम सब में एक चीज सेम है कि हमें पेंट करना और आजादी बहुत पसंद है। रेमलिन अब रूडो की पीठ पर स्पेल लिखने लगती है कि एक बड़े हमले से उसे ज्यादा डैमेज नहीं होगा। वो अपने इंस्ट्रूमेंट को बदलकर एक टैटू मशीन बना लेती है, जो देख एंजिन और भी हैरान हो जाता है कि ये अपने इंस्ट्रूमेंट को बदल भी सकते हैं। वो रेमलिन को टैटू करने से मना करते हैं क्योंकि इससे बहुत दर्द होगा। रेमलिन अब टैटू मशीन को मार्कर में बदल लेती है और रूडो की पीठ पर स्पेल ड्रॉ कर देती है। बाकी लोग भी अपने ऊपर स्पेल ड्रॉ करवा लेते हैं और यहाँ से जाने की तैयारी करने लगते हैं। बाहर इन्हें वही 2 लोग मिलते हैं जो शहर के अंदर नहीं घुस पा रहे थे। वो मेयर पे चिल्लाने लगते हैं कि उसने वो इंस्ट्रूमेंट एक बच्चे को पकड़ा दिया, वो उसके लायक नहीं है। ये दोनों भी असल में आर्टिस्ट हैं और इन्हें वो इंस्ट्रूमेंट चाहिए था, लेकिन मेयर गुस्से में उन पर चिल्लाता है और यहाँ से उन्हें भगा देता है। ये लोग रेमलिन को गुड बाय बोलकर यहाँ से जाने लगते हैं और रेमलिन कहती है कि वो भी कभी हेडक्वार्टर्स में पेंट करने आएगी। रूडो अब पूछता है कि हम वापस हेडक्वार्टर जा रहे हैं क्या? एंजिन कहता है कि हाँ, तुम्हारा फुल फेस मास्क लेने के लिए, लेकिन उससे पहले हम तुम्हारी पसंद का काम करेंगे। वो रूडो को एक कचरे वाली जगह ले जाता है जहाँ बहुत सारा सामान पड़ा था। वो रूडो से कहता है कि जितना चाहे सामान उठा लो ताकि इन्हें बाद में हथियार की तरह इस्तेमाल कर सको। रूडो को तो कचरा देख के मजा ही आ जाता है। इस कचरे के ढेर पर हम एक टीवी देखते हैं जो चालू हो जाता है। इसमें हमें एक आदमी दिखाई देता है जिसने सेम रूडो वाले ग्लव्स पहने हुए थे। खैर, इधर ऑगस्ट ने रूडो का मास्क बनाकर तैयार कर लिया था। जब रूडो सो रहा था तभी इसने उसके चेहरे का मेजरमेंट ले लिया था, तो ये मास्क उसे अच्छे से फिट होना चाहिए। तभी यहाँ ऑगस्ट की बहन आ जाती है, एइशा, वही शर्मीली लड़की जो हीलर है। इसके बाद ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं। एंजिन रूडो से उसका चोकर निकालने को बोलता है। इसके बाद सभी लोग अपनी उंगली से एक बूंद खून निकालते हैं और उसके चोकर पर लगा देते हैं। एंजिन कहता है कि ये चोकर किसी फोन जैसा है, लेकिन रूडो सिर्फ उनसे ही बात कर सकता है जिन्होंने इस पर अपना खून लगाया हो। इसीलिए लगभग सभी लोग यहाँ ये चोकर्स पहन के घूमते हैं, बस इन्हें नंबर की जगह अपना खून देना पड़ता है। रूडो सोचता है कि गजब टेक्नोलॉजी है, लेकिन ये डिवाइस भी किसी गिवर ने ही बनाया होगा। खैर, अब ये लोग रूडो से भी उसका ब्लड मांगते हैं, जो सुन वो डर जाता है। इसके बाद ये लोग नो मैंस लैंड की तरफ निकल जाते हैं, उस औरत को ढूंढने जिसे ऊपर जाने का रास्ता पता है। वैसे रूडो ने कुछ ज्यादा ही कचरा अपने साथ रख लिया था। ये लोग नो मैंस लैंड पहुंच जाते हैं, जो किसी बंजर रेगिस्तान जैसा लग रहा था। इस जगह का नाम पेंटा है और यहाँ से ये लोग पैदल ही आगे जाएंगे। और इस रेगिस्तान में जो सैंड है वो कचरा ही था, जो कि अब धूल बन चुका है। इन्हें अपने सामने एक ट्रैश बीस्ट भी नजर आता है और एंजिन रूडो से कहता है कि तुम तैयार तो हो ना, तो उन ग्लव्स का इस्तेमाल करके इस ट्रैश बीस्ट को खत्म कर दो। और रूडो भी नीचे जाने लगता है। हम पहले का सीन देखते हैं जब ऑगस्ट रूडो को मास्क दे रहा था। वो कहता है कि नो मैंस लैंड में पहले उसे अपना हाफ मास्क पहनना है, फिर उसे अपने ऑक्सीजन टैंक से कनेक्ट करना है और फिर जाके बाकी का मास्क पहनना है। खैर, रूडो अपना फुल फेस पहनकर लड़ने को तैयार हो जाता है। इसी समय हम जैबर और उसके बॉस को देखते हैं जो एक टीवी के सामने बैठे थे।
और पेंटा डेजर्ट की ही बात कर रहे थे। इसके बाद हम टॉमी को देखते हैं जो सामने चल रही लड़ाई के बारे में अपनी नोटबुक में लिखती जा रही थी। इस तरह ये लोग रिकॉर्ड्स रखते हैं। इन्हें जो पहले ट्रैश बीस्ट यहाँ मिले हैं वो दिखने में एक स्कॉर्पियन जैसे हैं। हम रियो को देखते हैं जो अपनी कैंची से इन स्कॉर्पियंस को काट रही थी। जनका की तरफ भी एक स्कॉर्पियन तेजी से आता है और उसे डंक मारने की कोशिश करता है, लेकिन जनका उससे बच के बीस्ट के मुंह में अपना डंडा घुसा देता है और उसे खत्म कर देता है। लेकिन उसके पास और भी कई सारे बीस्ट आ गए थे, पर तभी एंजिन अपना छाता लेके यहाँ आ जाता है और एक बड़ा धमाका कर सभी को खत्म कर देता है। ये लोग देखते हैं कि एक बीस्ट बच गया था और एंजिन रूडो को उससे लड़ने भेजता है। रूडो अपने पास से एक कीबोर्ड निकालता है और उसे हथियार में ट्रांसफॉर्म करने लगता है। इसी समय हम एक लड़की को भी देखते हैं जो कि शायद यहीं पास में ही थी। खैर, रूडो उस कीबोर्ड पर कुछ टाइप करता है और उसके बटन्स मिसाइल की तरह उस बीस्ट को जाके लगते हैं, जिससे वो खत्म हो जाता है। एंजिन बोलता है कि इस सैंड के नीचे जरूर बहुत सारा कचरा दबा हुआ है। वहीं फोलो टॉमी को डांटने लगता है कि उसे लड़ाई के बाद अपना डेटा रिकॉर्ड करना चाहिए और लड़ाई के मैदान से दूर रहना चाहिए, वरना उसे भी खतरा हो सकता है। टॉमी कहती है कि वो भूल गई थी और वैसे भी ये लोग उसे प्रोटेक्ट कर ही लेंगे, उसे इन पर भरोसा है। इधर रूडो को दूर कोई तो दिखाई देता है। तभी उसके पीछे डेलमन और टेम्सी आ जाते हैं। वो रूडो से कहते हैं कि तुम तो इस डेजर्ट में दिख ही नहीं रहे थे और उसने काफी अच्छी लड़ाई की है, पर यहाँ इतनी रेत उड़ रही है कि वो उसे लड़ते देख ही नहीं पाए। रूडो मन में सोचता है कि चलो इस बार वो लोगों पर बोझ नहीं है और थोड़ा काम आ रहा है। तभी इन्हें अपने सामने एक लड़की आती दिखाई देती है। इसका नाम एमो है और इसने कोई मास्क भी नहीं पहना था। ये पूछती है कि तुम लोग यहाँ मुझसे मिलने आए हो ना। टेम्सी बोलता है कि ये लड़की यहाँ कितनी देर से खड़ी है। डेलमन कहता है कि यहाँ डेजर्ट में देख पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन वो उसे बिल्कुल सेंस नहीं कर पाया। बाकी लोग भी इनके पास आ जाते हैं और एंजिन बोलता है कि ये वही लड़की तो नहीं जिसे ढूंढने हम यहाँ आए थे। जनका बोलता है कि वो इतनी आसानी से मिल जाएगी क्या। अब रियो पूछती है कि तुम ही वो लड़की हो ना जो लोगों को ग्राउंड से स्पीयर आते जाते देखती हो। एमो बोलती है कि हाँ, मैं वही हूँ। जो सुन एंजिन कहता है कि हमारी किस्मत तो कुछ ज्यादा ही अच्छी है, चलो इससे बात करते हैं और यहाँ से निकलते हैं। तभी एमो खांसने लगती है और बोलती है कि यहाँ की हवा ठीक नहीं है, तुम्हें जो भी बात करनी है मेरे घर चल के करो, वहाँ मास्क की भी जरूरत नहीं लगेगी। उसका घर पास में ही है। जनका बोलता है कि फिर ये अपने साथ मास्क क्यों नहीं लेके आई। रियो बोलती है कि मैं अकेली जाके उससे बात करती हूँ। तो एंजिन बोलता है कि नहीं, हम सबको चलना चाहिए, उसने कोई जाल बिछाया होगा तो भी एंजिन उससे लड़ सकता है। एंजिन यहाँ सबसे बेस्ट है। ये सब लोग एमो के घर पहुंच जाते हैं और फिर हम एंजिन के मुंह से किसी तरह का लिक्विड निकलते देखते हैं और वो जमीन पर गिर जाता है, जो देख रूडो के होश उड़ गए थे और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, एमो ने एंजिन के साथ क्या कर दिया? कहीं उसने इन सबको चाय बोल के जहर तो नहीं पिला दिया? वो आखिर है कौन? ये सब जानेंगे हम अगले एपिसोड में। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। कमेंट करके बताइए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। और अगर आप हमारे चैनल वाई पर एनीमे एक्सप्लेन्ड पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ। शुक्रिया।